देखा था। ये फू वांग लिन से बदला लेने के लिए अपने मास्टर टाई वू को लेकर वांग लिन के पास आता है, जहाँ वांग लिन को देखते ही मास्टर टाई वू को पता चल गया था कि वांग लिन कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि उसी की तरह एक नेशन सोरी एलम का कल्टीवेटर है। जिसके बाद बातों के दौरान उन दोनों के बीच एक चैलेंज भी हो जाता है कि अगले 100 सालों में कौन सबसे पहले आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करता है। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे और भी काफी सारे साल गुजर जाते हैं, जहाँ वांग लिन डेली डैनी को एक बेल खिलाते हुए उसकी स्पिरिचुअल रूट को मजबूत करता जा रहा था, जिसके चलते एक इमोर्टल सेक्ट भी डैनी को अप्रोच करता है और उसके माता पिता ने भी खुशी खुशी डैनी को एक इमोर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए उस सेट के साथ भेज दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वांग लिन को अचानक एहसास होता है कि वहाँ पे साउथर्न कंट्री के अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके की बर्फ गिर रही है, और जब इस बारे में पता लगाने के लिए वांग लिन ऊपर आसमान में जाता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये सब वहाँ पे एक फॉर्मेशन की मदद से किया जा रहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें साउथर्न कंट्री का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस बर्फ को गिरते हुए अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी वो बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। असल में ये सब उस फिनिक्स इवल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था, और जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे वो बर्फ और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, खासतौर पे मोटल्स के लिए। इसलिए पिछले 1 महीने से साउथर्न कंट्री में हलचल मची हुई थी। असल में ये एक तरह का अटैक था जो कि स्नो वैली ने साउथर्न कंट्री के ऊपर किया था। आप ऐसा समझ ले कि ये अटैक एक वायरस की तरह था जो कि धीरे धीरे पूरे साउथर्न कंट्री में फैलते हुए उसे अंदर से तबाह कर रहा था। हालांकि वांग लिन इस सब के बारे में जानता तो था, लेकिन फिर भी उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो अभी तक भी अपने रूम में बैठा हुआ अपने स्टेचूज को ही बनाने में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच साउथर्न कंट्री के इमोर्टल सेट्स को भी एहसास हो गया था कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हो चुका है। अपने लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया था ताकि वो सभी मिलकर इस मुसीबत का कोई हल निकाल सकें। इवन हर एक इमोर्टल कल्टीवेटर को एम्परर के ऑर्डर के मुताबिक सख्ती से बुलाया गया था, और साथ ही साथ ये धमकी भी दी गई थी कि अगर कोई इमोर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे नहीं आता तो उसे एम्परर खुद सख्त से सख्त सजा देंगे। इसलिए सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स बहुत ही तेजी के साथ इकट्ठा हो रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन को तो वहाँ पे सबकी कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वांग लिन के मुताबिक ये उसकी जंग थी ही नहीं, इसलिए वो किसी दूसरे की जंग में अपनी टांग नहीं अड़ाने वाला था। इसलिए वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना पूरा ध्यान उन स्टैचूज को ही बनाने के ऊपर लगा देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फिनिक्स इवल फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए काफी सारे इमोर्टल कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स के कंबाइन अटैक के बावजूद भी वो इवल फॉर्मेशन थी कि डिस्ट्रॉय होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसके साथ ही एम्परर को वहाँ पे एहसास हो गया था कि इस इवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। पर एम्परर को डर भी था कि अगर उन्हें इस इवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा समय लग गया तो ये फिनिक्स इवल फॉर्मेशन साउथर्न कंट्री के सभी मोटल्स को खत्म कर सकते थे। इसलिए एम्परर सभी मोटल कल्टीवेटर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि वो खुद से इस जंग में शामिल होते हुए इस खतरनाक बर्फ को अपने अपने एरिया से हटाना शुरू कर दे। इस तरह वो मोटल्स अपने साथ साथ अपने प्यारों की भी जान बचा सकते थे। लेकिन साथ ही साथ एम्परर वहाँ पे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी मोटल ने ऐसा करने से मना किया तो उसे एम्परर के ऑर्डर के मुताबिक उसी समय मार दिया जाएगा। और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए मजबूरन डैनी और उसकी वाइफ को भी उस बर्फ को क्लियर करने के लिए अपने पास के एरिया में जाना पड़ता है। हालांकि डैनी का मन तो नहीं था, लेकिन वो एम्परर के ऑर्डर के सामने भला क्या ही कर सकता था, इसलिए वो भी अपनी वाइफ के साथ चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उनके वहाँ से जाने से पहले वांग लिन वहाँ पे उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे 2 वुड कार्विंग डेड पेंडेंट्स देता है, और साथ ही साथ वांग लिन वहाँ पे डैनी से कहता है कि इन्हें अपने पास ही रखना, ये तुम्हारे ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अंकल वांग लिन की ये बात सुनकर डैनी के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग लिन बिल्कुल एक पिता की तरह डैनी की चिंता कर रहा था। इसलिए डैनी भी खुशी खुशी उन डेड पेंडेंट्स को अपने पास ही रख लेता है। लेकिन साथ ही साथ डैनी वहाँ पे वांग लिन को तलकीन करते हुए कहता है पर आपको भी अपना पूरा ख्याल रखना होगा, और जितना ज्यादा हो सके आपको घर के अंदर ही रुकना होगा। इवन मैं तो कहता हूँ कि आप अभी से आग को भी जलाने का इंतजाम कर लीजिए। जिसपे वांग लिन वहाँ पे डैनियल को कोई जवाब दे पाता उससे पहले वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे जबरदस्ती डैनी और बाकी मोटल्स को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और वांग लिन को वो सोल्जर्स अपने साथ इसलिए नहीं ले गए थे कि वांग लिन उनके मुताबिक बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था, और अगर वो उनके साथ आता तो वो उल्टा वहाँ पे उनकी मुसीबत को बढ़ा देता, इसलिए वो वांग लिन को वहीं पे छोड़ गए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग लिन रोज की ही तरह अपने वुडन आर्टिफैक्ट को बना रहा था। लेकिन इसी बीच उसके घर वहाँ पे वू टाई की एंट्री होती है, जिसे देखकर वांग लिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है मेरे दोस्त तुमसे मिले हुए पूरे 10 साल गुजर गए, लेकिन तुम तो अभी तक भी सही सलामत दिखाई दे रहे हो। वांग लिन की ये बात सुनकर वू टाई भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ 10 साल तो गुजर गए, पर कितने अफसोस की बात है कि इन 10 सालों में भी मैं आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया। और ये कहते हुए मास्टर वू टाई भी वांग लिन के सामने आकर बैठ जाता है, जहाँ उसकी नजर बाई यूनसेट के ग्रेट एल्डर के स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वू टाई को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर के स्टैचू से निकले और को महसूस करके वहाँ पे वू टाई को एहसास हो गया था कि वांग लिन ने ग्रेट एल्डर की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ लिया है।
हालांकि ग्रेट एल्डर का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन टाइम का था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन को वो इतना ज्यादा खास नहीं लगता था, इसलिए वांग लिन अभी तक भी उसे नहीं अपना रहा था। और इसी बात से बेचारी वू टाई को वहाँ पे एहसास हो गया था कि उसके सामने बैठे हुए पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन वो एक टाइम तक की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी नहीं समझ रहा, जिसे पाने के लिए मोटल कल्टीवेटर्स न जाने कितने हजारों साल लगा देते हैं। इवन एक नेसेंस और रियलम का कल्टीवेटर है जो कि आगे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता है, उसके लिए कैसी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो किसी बहुत बड़े ट्रायल से कम नहीं थी, पर वांग लिन ने इसे ऐसे ही अपनी अलमारी में सजा रखा था। और यही बात बेचारे वू टाई को वहाँ पे हैरान कर रही थी। वहीं जब वांग लिन देखता है कि वू टाई की नजर तो वहाँ पे ग्रेट एल्डर के स्टैचू से हटी नहीं रही है, तो वांग लिन वहाँ पे एक स्माइल के साथ ग्रेट एल्डर के स्टैचू को वहाँ पे वू टाई को देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये इतनी ज्यादा पसंद आ रहा है तो तुम इसे रख सकते हो। जो देखकर तो बेचारे वू टाई को वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग लिन ने उसे इतनी ज्यादा कीमती चीज ऐसे ही तोहफे में दे दी। इवन इसकी मदद से तो वू टाई आसानी के साथ ग्रेट एल्डर के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी समझ सकता था और उसे समझते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। और ये सब जानते हुए भी वांग लिन ये स्टैचू वू टाई को दे रहा था, इसलिए तो ये बात अपने आप में ही हैरान कर देने वाली थी। पर वू टाई भी वहाँ पे उस स्टैचू को ऐसे ही नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे वांग लिन को देते हुए कहता है, माफ करना लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लालची हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहता। पर हाँ, उसी के साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि ये ट्रेजर कितना ज्यादा खास है, जिसकी कीमत लगा पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसके बदले में मैं तुम्हें ये जेट टोकन देना चाहता हूँ। असल में ये कैसा जेट टोकन है जिसके अंदर अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने की काबिलियत है, लेकिन अब ये जेट टोकन मेरे किसी भी काम का नहीं रहा, पर हाँ ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए इस स्टैचू के बदले में मैं तुम्हें अपना ये जेट टोकन देना चाहता हूँ। मास्टर वू टाई की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए वो जेट टोकन को अपने पास ही रख लेता है और उसी के साथ साथ वांग लिन वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि स्टैचू का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ सकता था, पर किसी और की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना और अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ पाने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। हालांकि मैं इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझते हुए ब्रेक थ्रू तो कर सकता था, लेकिन ये आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती जितनी मेरी खुद की क्रिएट की हुई आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होगी। और यही वजह थी कि वांग लिन अभी तक ग्रेट एल्डर की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझते हुए भी नहीं समझा था। इसी बीच मास्टर वू टाई वहाँ पे खिड़की खोलते हुए वांग लिन से कहता है, क्या तुम इस स्नो के बारे में जानते हो? जिस पे वांग लिन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस स्नो के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस स्नो के अंदर किलिंग इंटेंट और मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये स्नो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन की मदद से बनाया जा रहा है। वांग लिन की ये बात सुनकर वू टाई भी वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसे जरूर स्नोलैंड के इमोर्टल कल्टीवेटर्स ने बनाया होगा। स्नोलैंड के इमोर्टल कल्टीवेटर्स अपने दुश्मनों को ऐसे ही खत्म करते हैं, पहले वो अपनी इवल स्नोफॉल से अपने दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से ढक देते हैं और उसके बाद अचानक ही उनके ऊपर अटैक करते हुए उनका नामो निशान ही मिटा देते हैं, क्योंकि वो पहले भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर चुके हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब तुम्हें भी इसके बारे में पता चल गया होगा, पर तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर स्नोलैंड हमारी इस कंट्री के ऊपर हमला कर क्यों रहा है। इवन तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि आज मेरे यहाँ पे आने के पीछे की वजह भी यही थी। मैं चाहता हूँ कि सिविल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में तुम भी हमारा साथ दो, क्योंकि वैसे भी हमारी साउथर्न कंट्री के पास इमोर्टल कल्टीवेटर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसलिए अगर तुम भी हमारे साथ मिल जाते हो तो हमारे लिए इस सिविल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर वांग लिन को तो इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का आपसी मामला है, इसलिए मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इवन वांग लिन उसे वहाँ पे अपने असूल बताते हुए कहता है कि वैसे भी मैं दूसरे लोगों के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए फाइट करता हूँ, और क्योंकि मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। वांग लिन की ये बात सुनकर वू टाई उसे वहाँ पे लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करते हो तो एम्परर के साथ साथ मैं भी तुम्हें काफी सारे खास और पावरफुल ट्रायल्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वांग लिन तो वहाँ पे इस सब के बावजूद भी नहीं मानता, जो देखकर वू टाई को भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि वांग लिन ऐसे नहीं मानने वाला, इसलिए अचानक कि वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए वांग लिन से कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ पे सारी सच्चाई बतानी ही होगी। और ये कहकर वू टाई वहाँ पे सीरियस होते हुए वांग लिन को काफी कुछ बताता है। अब ये सब क्या था उसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वू टाई वांग लिन को अलविदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वू टाई वहाँ से निकल कर बाहर आता है तो वहाँ पे 3 और नेशंस और रियलम के कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि बाकी तीनों फ्रिक्शन से बिलोंग करते थे। असल में एम्परर ने उस स्नोफॉल से निपटने के लिए 4 इमोर्टल फ्रिक्शंस को बनाया था, और वू टाई को मिलाकर ये बाकी तीनों नेशंस और रियलम के कल्टीवेटर्स उन्हीं 4 फ्रिक्शन से ही बिलोंग करते थे, जो कि वहाँ पे आते हुए वू टाई से कहते हैं, अब क्योंकि तुम्हारे उस दोस्त नेशंस और रियलम के कल्टीवेटर ने
हमारा साथ देने से मना कर दिया है तो एम्परर के ऑर्डर के मुताबिक उसे मरना होगा। उन तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स की ये बात सुनकर वू टाई के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे लगभग हंसते हुए उन तीनों से कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि वो पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक है? इवन उसके पास बायोन सेट के ग्रेट एल्डर की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन थी, जिसे अब तक हमारी साउथर्न कंट्री की सबसे पावरफुल आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन ने उस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं समझा। तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम उसे मारने के लिए जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मुझे क्या, पर ये कभी भी मत सोचना कि इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा। वोटाई की ये बात सुनकर वो तीनों नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे हंसते हुए वोटाई से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो नेशन सोरियलम का कल्टीवेटर दोस्त एक साथ हमारे जैसे तीन नेशन सोरियलम वाले कल्टीवेटर्स को हरा देगा? अभी देखना हम तुम्हारे उस दोस्त का क्या हाल करते हैं। और ये कहकर वो तीनों ऊपर हवा में उड़ते हुए वांग लिन के घर के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पे अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को बनाने लगे थे, जिस बात का एहसास वहाँ पे वांग लिन को भी हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जेट सोर्ड फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग वांग लिन को वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करने वाले थे। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे अपनी वाइन को साइड पे रख के अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कोल्ड टून में कहता है, मुझे पूरे 30 साल गुजर गए इस तरह से एक मोटल की जिंदगी गुजारते हुए, और इन 30 सालों में आज तक मैंने किसी की भी जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि आज मजबूरन मुझे अपनी स्ट्रीक को तोड़ना पड़ेगा। और ये कहकर वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों नेशन सोरियलम की कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर उन तीनों नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे उन तीनों के सामने आते हुए वहाँ पे धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगा था, जिसे देखकर बेचारे वो तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे कुछ भी कर पाते। उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के ऊपर ही अपने किलिंग इंटेंट ऑरा का प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। और वांग लिन का ये किलिंग इंटेंट ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारे वो तीनों नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स तो अपनी जगह पे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जो देखकर वो तीनों चौंकते हुए एक साथ ही वांग लिन से सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन है? उन तीनों की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी बनाई हुई जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के टुकड़ों को ही वहाँ पे अपने कंट्रोल में लेते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था, जिसके साथ ही वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में उन तीनों को जवाब देते हुए कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे तुम लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। ऐसा समझ लो कि तुम लोगों ने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को जगाया है, और मौत का तो सिर्फ एक ही असूल है कि मौत से कोई भी नहीं बच सकता। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे उसी स्वॉर्ड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उनमें से 2 नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए तो उन्हें तो वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जबकि बचे हुए एक नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर ने वहाँ पे किसी तरह से अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे खुद को बचा लिया था, पर उसके बावजूद भी वांग लिन के उस खतरनाक अटैक की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। इसलिए वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जबकि इसी पीछे हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे उसके दोनों साथियों को जिसने वांग लिन ने वहाँ पे मारा था उनकी सोल्स को भी वहाँ पे बहुत ही बेरहमी के साथ खत्म कर देता है, जिन्हें खत्म करने के बाद वांग लिन की नजर वहाँ पे उसी आखिरी बचे हुए कल्टीवेटर के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए वू टाई की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो वहाँ पे वू टाई के पास जाते हुए उससे कहता है, ब्रदर वू टाई प्लीज मुझे बचा लो, वरना ये पर्सन यहाँ पे मेरी जान ले लेगा। लेकिन इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वू टाई ने अचानक ही वहाँ पे उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करके खुद ही उसे वहाँ पे मार दिया था, और उसकी सोल को कैप्चर करते हुए कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही मना किया था कि ब्रदर वांग लिन को गुस्सा मत दिलाओ, और क्या तुम लोगों ने मुझे भी अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा था जो मैं यहाँ पे बेवकूफों की तरह तुम लोगों को साथ देते हुए ब्रदर वांग लिन को अपना दुश्मन बना लो। खैर उन सभी का खेल खत्म करने के बाद वांग लिन दोबारा वहाँ पे अपने उसी बुरे वाले रूप पे आ गया था, जो देखकर वू टाई भी वहाँ पे वांग लिन के पास आते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, इन तीनों नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स को किसने मारा इस राज के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं पता चलेगा। इवन एम्परर के सामने मैं इस सब का कसूरवार स्नोलैंड को ही ठहरा दूंगा। लेकिन वू टाई की ये सारी बातें सुनकर भी वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और चुपचाप वो वहाँ पे अपने घर में आ गया था। जो देखकर वू टाई भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, शुक्र है इस पर्सन को मैंने अपना दुश्मन नहीं बनाया था, वरना आज शायद मेरा भी उन तीनों नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स की तरह खेल खत्म हो चुका होता। ये पर्सन देखने में भले ही नेशन सोरियलम का कल्टीवेटर है, लेकिन ये खतरनाक बिल्कुल एक गोडियलम के कल्टीवेटर की तरह है। उसके बाद दोबारा हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन आज अपने घर में आग जलाते हुए उसके सामने बैठा हुआ था, और तभी मास्टर शेनवू भी वहाँ पे वांग लिन के सामने आके बैठ जाता है, जो कि वहाँ पे ठंड से कांप रहा था। मास्टर शेनवू को अचानक ही वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे ज्यादा हैरान नहीं होता, और वो उल्टा अपनी वाइन मास्टर शेनवू को पीने के लिए दे देता है। जो देखकर मास्टर शेनवू वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, इस खतरनाक और जंग वाले माहौल में भी तुम पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो। वैसे ये तुम्हारे लिए ठीक भी है, क्योंकि
क्योंकि तुम इस जंग को चाहकर भी नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हारा अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना ही ठीक होगा। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई और इसके पीछे वजह क्या है? वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू भी उसे वहाँ पे जवाब के साथ बताते हुए कहते हैं कि इस सब की शुरुआत एक फर्नेस की वजह से हुई। असल में हमारी साउथर्न कंट्री के किसी पर्सन ने स्नोलैंड के एक पर्सन से उनका फर्नेस छीन लिया और उसके बाद से ये जंग वाला माहौल बना हुआ है। उस फर्नेस के बारे में सुनकर वांग लिन को भी वहाँ पे याद आता है कि वो इस फर्नेस के बारे में पहले भी सुन चुका था। असल में इसी फर्नेस की वजह से ही तो वू टाई और क्राउन प्रिंस की आपस में लड़ाई हुई थी और अब धीरे धीरे वांग लिन को भी उस फर्नेस के अंदर इंटरेस्ट आने लगा था। वो सोचते हुए वहाँ पे कहता है कि आखिर उस फर्नेस में से भी क्या खास बात है जिसने दो बड़ी कंट्रीज तक को भी आपस में लड़वा दिया। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में हमारी कंट्री में कहा जाता है कि जिस भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के पास है वो स्पेशल फर्नेस होगा तो वो पर्सन बहुत ही आसानी के साथ एंशिएंट रियलम के अंदर जा सकता है। और एंशिएंट रियलम के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, एंशिएंट रियलम के अंदर 4 मेजर सेक्ट्स हैं और अगर कोई उस फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट रियलम तक पहुंच जाता है तो उनमें से कोई न कोई मेजर सेक्ट उसे अपने सेक्ट में भी शामिल कर लेगा। अब ये तो कहानी थी इन बेवकूफों की जो कि इन्होंने अपने पास से ही बना रखी है। असल में हकीकत तो ये है कि एंशिएंट रियलम के अंदर अब सभी एंशिएंट गॉड्स मारे जा चुके हैं। वहाँ पे ना तो कोई सेक्ट बचा है और ना ही कोई गॉड। वहाँ पे जाने का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को दावत देना। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या वाकई एंशिएंट रियलम के अंदर सभी मारे जा चुके हैं? वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और उसी खतरनाक जंग में सभी एंशिएंट गॉड्स मारे गए। वरना तुम खुद ही सोचो, मैं गॉड रियलम में हूँ और मुझे भला एंशिएंट रियलम में जाने से कौन रोक सकता था? अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो इसका एक ही मतलब होगा ना कि एंशिएंट रियलम डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे उनसे दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि अगर एंशिएंट रियलम ही डिस्ट्रॉय हो चुका है तो फिर ये सभी लोग उस फर्नेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिसपे मास्टर शेनवू भी जवाब देते हुए बताते हैं कि भले ही एंशिएंट गॉड रियलम के अंदर सभी एंशिएंट गॉड्स मारे जा चुके हैं लेकिन उन सभी की ट्रेस तो अभी तक भी वहीं पे मौजूद है और ये सभी लोग भी उस फर्नेस को बस इसीलिए पाना चाहते हैं ताकि ये लोग उस एंशिएंट रियलम के अंदर जाकर उन एंशिएंट गॉड्स की ट्रेस को हासिल कर सके। इवन मैंने तो यहाँ तक भी सुन रखा है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पावरफुल ट्रेस मौजूद है जिनका इस्तेमाल करते हुए एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर भी गॉड रियलम के पीक तक पहुँच सकता है। वरना तो तुम्हें पता ही होगा सोल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर गॉड रियलम तक का कल्टीवेशन सफर कितना ज्यादा लंबा होता है। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर तो वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ वो वहाँ पे इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए मास्टर शेनवू का शुक्रिया अदा भी करता है। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू अचानक ही वहाँ पे उससे कहते हैं कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा स्टैचू बना लिया। मैं अपने उस हैंडसम से स्टैचू को देखने के लिए बेताब हूँ। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन उन्हें वहाँ पे बताता है कि आपके स्टैचू को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। मैंने आपके काफी सारे स्टैचूज को बनाया लेकिन आखिर में आकर मैं हर बार नाकाम हो जाता था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद मैंने आपका एक स्टैचू तो बना ही लिया। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे मास्टर शेनवू के बनाए हुए स्टैचू को मास्टर शेनवू के हवाले कर देता है, जिसे देखकर तो मास्टर शेनवू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि वांग लिन ने मास्टर शेनवू के स्टैचू को उसकी सोच से भी ज्यादा हैंडसम बनाया था। लेकिन मास्टर शेनवू वांग लिन को ये शो नहीं करता, उल्टा वो वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि भले ही तुम्हारा ये बनाया हुआ स्टैचू मेरे जितना हैंडसम तो नहीं है लेकिन फिर भी तुमने इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। पर ये तो सिर्फ एक ही है, अभी तुम्हें मेरे लिए 99 स्टैचूज को और बनाना होगा। भले ही तुम गॉड रियलम तक भी पहुंच जाओ पर फिर भी तुम्हें अपना प्रॉमिस करते हुए मेरे लिए इन स्टैचूज को तो बनाना ही होगा क्योंकि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कभी भी और कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन भी उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, मुझे अपना वादा याद है और मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू भी स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वहाँ से जाते जाते वो वांग लिन से कहता है कि अभी तो बस इस जंग की शुरुआत हुई है, आगे चलकर ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाली है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। और ये कहते हुए मास्टर शेनवू वांग लिन को अलविदा कहकर वहाँ से जा चुके थे। मास्टर शेनवू को वहाँ से जाते हुए देखकर वांग लिन भी वहाँ पे अपने घर के बाहर आ गया था, जहाँ बाहर आकर वो सोचते हुए खुद से ही कहता है कि अब तक इस जंग की वजह से न जाने कितने हजारों लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, पर मौत तो मौत है। भला आज तक कोई मौत से भी बच पाया है? हम जितना मर्जी मौत से बच लें लेकिन आखिर में किसी न किसी तरह से मौत हमें गले लगा ही लेती है। और ये कहते कहते वांग लिन को वहाँ पे याद आता है कि कैसे सबसे पहले उसे मजबूरन अपने मास्टर को ही मारना पड़ा था, जो कि वांग लिन को पॉइजन देते हुए उसके ट्रायल को हासिल करना चाहता था। उसके बाद वांग लिन की मुलाकात टेंग ली के साथ हुई, जिससे मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वांग लिन को उसे भी मारना पड़ा। और उसके बाद उसकी मास्टर फू जियान के साथ जंग छिड़ गई, जो कि अगले पूरे 400 सालों तक चली। इन 400 सालों में वांग लिन पूरी तरह से एक रूटलेस पर्सन बन गया था। उसने इन 400 सालों में इतने सारे लोगों को मारा था कि उन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। और इसी तरह लाशों का ढेर लगाते हुए वांग लिन ने आखिरकार जाकर मास्टर फू जियान का भी गला काट दिया। और ये सब याद करके
वांग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अगर देखा जाए तो इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मौत का ही हाथ है। मौत ही एक ऐसी हकीकत है जो कि हमें जीने का मकसद देती है। अगर मौत ना होती तो शायद हम लोग जीना ही भूल जाते। हालांकि वांग लिन ने यहाँ पे पिछले 30 सालों से खुद को पूरी तरह से एक मॉडल में ढांप लिया था, लेकिन उसकी रूटलेस बिहेवियर ने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसका मतलब है कि वांग लिन जैसा था वो चाहकर भी खुद को चेंज नहीं कर पा रहा था। हालांकि डैनियल की फैमिली से मिले हुए प्यार की वजह से उसके दिल में कुछ इमोशंस तो आ चुके थे, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी तक भी रूटलेस ही था और अपने उसी रूटलेस बिहेवियर के चलते ही वो मौत को समझने की कोशिश कर रहा था। असल में वांग लिन और मौत का पुराना साथ रहा है। इवन वांग लिन के पास डेथ स्पेल जैसी खतरनाक टेक्निक भी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने आज तक न जाने कितने हजारों लोगों की जान ली थी। इसलिए आज पहली बार वांग लिन डेथ को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मौत ही एक ऐसी चीज थी जिसने वांग लिन का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। वो शुरू से लेकर आखिर तक वांग लिन के साथ ही थी और आज पहली बार वांग लिन को भी इस बारे में एहसास हो रहा था। और ये एहसास होते ही वांग लिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके चलते वांग लिन अपने डेथ के साथ रिलेशन को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बनाने की कोशिश करता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक ही वांग लिन वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगा था। धीरे धीरे उसके बाल पूरी तरह से वहाँ पे सफेद हो जाते हैं और उसी के साथ साथ उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेथ ऑरा निकल रहा था, जो कि बढ़ते हुए वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि अगर कोई कल्टीवेटर वांग लिन के इस खतरनाक ऑरा को देख भी लेता तो वो वहीं से डर के मारे भाग जाता। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ता हुआ वहाँ से कहीं चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, रेमे माउंटेन्स के बीचों बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल एक कैंप के अंदर रात गुजार रहा था, वहीं ठंड से कांपते हुए। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता तो वहाँ पे अपने बच्चे और अपनी वाइफ की हो रही थी। हालांकि वो यहाँ पे आया तो अपनी वाइफ के साथ ही था, लेकिन काम के सिलसिले में उन दोनों को अलग कर दिया गया था। इवन डैनियल को तो अब कुछ पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ है कहाँ। इवन उसे ये भी चिंता सता रही थी कि इस ठंड की वजह से उसकी वाइफ को कुछ हो ही ना गया हो। हालांकि इतने ज्यादा बुरे हालातों में भी डैनियल को वहाँ पे अपने अंकल वांग लिन की भी चिंता हो रही थी। उनका ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं था और ऊपर से वो इतने ज्यादा बुरे भी हो चुके थे। यही बात डैनियल को वहाँ पे सता रही थी और अपने अंकल वांग लिन को याद करते हुए वो वांग लिन की दी हुई पेंडेंट को भी बाहर निकाल लेता है। इसी बीच डैनियल के एक साथी वहाँ पे ठंड के मारे कांपते हुए उससे कहता है कि यार हमारी किस्मत कितनी ज्यादा बुरी है जो हमें यहाँ पे इस तरह से ठंड के मारे कांपना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि हमारी जो पड़ोसी कंट्री है अभी वहाँ पे समझ चल रहा है, काश हम लोग भी वहाँ पे जा पाते, कितना सुकून होता वहाँ पे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के दिए हुए पेंडेंट की वजह से तो डैनियल को अब वहाँ पे ठंड का एहसास होना बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इस बात से डैनियल खुद भी अनजान था। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेचारा डैनियल का साथी पूरी रात ठंड को बर्दाश्त करते करते वहाँ पे मारा जा चुका था। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे उसका अफसोस कर ही रहे थे कि तभी एक सिपाही आकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है कि क्या हुआ कि अगर तुम में से किसी एक की मौत भी हो गई है तो ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से ड्रामा करना बंद करो और जल्दी से अपने अपने काम पे चलो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑलमोस्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल काम से वापस कैंप में जाने के बजाय अपनी जान बचाते हुए तेजी से वहाँ से भाग रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अंकल वांग लिन को याद करते हुए कह रहा था, आप सभी बस थोड़ी देर और मेरा इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द आप तीनों को लेकर इस कंट्री से कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि ये बात तो कभी भी नहीं रुकने वाली। लेकिन जैसे जैसे डैनियल वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे उसकी नजर वहाँ पे पड़ी हुई लाशों के ऊपर पड़ रही थी और हर एक लाश वहाँ पे डैनियल के हौसले को तोड़ती जा रही थी। इवन अब तो उसे वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि अब तो उसका कोई भी प्यारा जिंदा नहीं बचा होगा। इसलिए डैनियल वहीं पे बैठकर अपने प्यारों को याद करते हुए जोर जोर से वहाँ पे रोने लगा था, जिनमें एक वांग लिन भी शामिल था। और डैनियल वहाँ पे इसी तरह से बैठे हुए अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अंकल वांग लिन का नाम जोर जोर से पुकारे जा रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पे वांग लिन का नाम पुकारता है तो अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोर्टल ऑरा फैलने लगा था और ये खतरनाक ऑरा किसी और के नहीं बल्कि वांग लिन का ही था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डैनियल के पीछे पहुंच चुका था। और वांग लिन अपना हाथ डैनियल के सर के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, डैनियल शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल वांग लिन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। वांग लिन का बोला हुआ हर एक शब्द डैनियल को वहाँ पे सुकून दे रहा था और जैसे ही वो उस आवाज को पहचानता है तो वो जल्दी से अंकल वांग लिन चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने कोई और पर्सन खड़ा हुआ था। हालांकि ये आवाज तो उसके अंकल वांग लिन की ही थी, लेकिन उसके सामने तो कोई यंग लड़का खड़ा हुआ था जो कि वांग लिन की रियल फॉर्म थी। इसलिए डैनियल बेचारा उसे वहाँ पे पहचान ही नहीं पा रहा था। इसलिए डैनियल जल्दी से खड़ा होकर वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी आवाज तो अंकल वांग लिन की तरह लग रही है। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो तो बस वहाँ पे डैनियल के अंदर उसके बचपन वाले रूप को देख रहा था, जबकि डैनियल तो अभी तक भी वहाँ पे वांग लिन से सवाल पूछे ही जा रहा था, जो देखकर वांग लिन अचानक ही वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके डैनियल को बेहोश करते हुए उससे कहता है, फिक्र मत करो, जब तुम दोबारा उठोगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही दोबारा डैनियल को होश आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ साउथ कंट्री से बाहर आ चुका था, जहाँ पे डैनियल के साथ साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी था। जो देखकर तो डैनियल को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या और वो तीनों साउथ कंट्री से बाहर कैसे आ गए। इवन डैनियल के साथ साथ उसकी
वाइफ और उसके बच्चों को भी कुछ समय नहीं आ रहा था कि आखिर वो तीनों यहाँ पे पहुंच कैसे गए। लेकिन तभी अचानक ही डैनियल की नजर वहाँ पे वांग लिन के पड़े हुए गोल्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही डैनियल को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था कि उनकी मदद किसी और ने नहीं बल्कि अंकल वांग लिन ने की है। इसलिए वो जल्दी से अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ झुकते हुए अंकल वांग लिन को वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश करने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे इमोशनल होकर अंकल वांग लिन को याद करते हुए कहता है, अंकल वांग लिन प्लीज आप अपना ध्यान रखना। और ये कहकर डैनियल अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर दूसरी कंट्री की तरफ रवाना हो जाता है, जो कि वांग लिन भी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। खैर उनको वहाँ से जाते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है, तो अब समय आ चुका है एक ट्रू गॉड बनने का। असल में वांग लिन क्योंकि अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ चुका था, तो इसलिए वो कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सबसे पहले उस फर्नेस को हासिल करने का डिसाइड करता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है मुझे ये वही फर्नेस लग रहा है जिसके बारे में एंशिएंट गॉड टूसी ने वांग लिन को बताया था। और अगर वो फर्नेस वाकई वांग लिन के हाथों में लग गया तो उसके बाद तो वांग लिन एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और ऊपर से उस फर्नेस को हासिल करने के ये मौका भी बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी स्नोलैंड और साउथर्न कंट्री दोनों ही आपस में जंग लड़ रही थी और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन आसानी के साथ उस फर्नेस को हासिल कर सकता था। और ये कहते कहते वांग लिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए एक बार फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।